दोस्तों, महाकुंभ 2025 की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ साथ कुछ गंदे लोग, लुटेरे लोग, उग्रवादी लोग, आतंकवादी लोग, ये लोग भी अपनी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे सीएम हैं, वो भी रोज नई नई रणनीति बना रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी भी नई नई योजनाएं बना रहे हैं इन लोगों को पकड़ने के लिए, ताकि वहां पे कोई भी शांति भंग ना होने पाए। इसी के साथ साथ लुटेरे लोग भी, उग्रवादी लोग, गंदे लोग भी और आतंकवादी लोग भी, वो लोग भी नए नए तरीके अपना रहे हैं ताकि किस तरीके से अपने काम को वो अंजाम दे सकें। इसी क्रम में दोस्तों, कुछ लुटेरे जो साधु के भेष में होते हैं और नागा के भेष में होते हैं, वो एक महिला को पकड़ लेते हैं और उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। लेकिन ये क्या, जब उस महिला की सच्चाई को जानते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो भागना तो चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। कुछ लोग पकड़े जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं। आखिर दोस्तों, वो महिला कौन थी? आइए उठाते हैं इस सच्चाई से पर्दा और बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियां लेकर आते रहें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है महाकुंभ मेले से। महाकुंभ मेले में बहुत से दूर दूर के लोग, वहां पे कुछ लोग दुकानें लेकर आए हैं, कुछ लोग दर्शन के लिए आए हैं, कुछ लोग कुंभ स्नान करने के लिए आए हैं और वहां पे बहुत पहुंचे पहुंचे साधु, महात्मा, नागा, ये सभी लोग वहां पे उपस्थित हैं। और ऐसा जताया जा रहा है कि इस साल लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या के लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो इस क्रम में भीड़ बहुत ज्यादा है और वहां पे कुछ दुकानदार भी हैं। इसी क्रम में एक दुकानदार होता है जो कि बिहार से आया होता है और उसका नाम होता है राजा राम। वो अपनी के पत्नी के साथ में आया होता है। उसकी पत्नी का नाम कौशल्या होता है। ये दोनों लोग बिहार में होटल चलाते थे और वहां पे खाना बनाकर खाना बेचा करते थे। वो जब सुनते हैं कि इस बार महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जो कि दोस्तों 12 साल के बाद लगता है और भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है, तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम भी अपनी दुकान को लेकर वहां पर चलें और वहां पे अपनी दुकान को लगाएंगे तो हम भी ज्यादा पैसा कमा लेंगे, हमको भी बहुत ज्यादा मुनाफा होगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी वहां पे। ये सोचकर वो अपने रिश्तेदारों से पैसा लेते हैं, अपने दोस्तों से पैसा लेते हैं और कुछ पैसे कर्ज पर लेकर दोनों लोग पति पत्नी वहां से रवाना हो जाते हैं प्रयागराज कुंभ मेले में। यहां पर जब पहुंचते हैं तो वो दुकान लेने की सोचते हैं। तो जब वो बड़ी दुकान को सोचते हैं तो बड़ी दुकान के लिए बड़े पैसे लगते हैं, ज्यादा पैसे लगते हैं। इनके पास उतने पैसे होते नहीं हैं, तो वो एक छोटा दुकान ले लेते हैं और उसी दुकान को ये मन में सोचते हैं चलो श्रद्धालु बहुत ज्यादा आए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, इसमें भी हम अच्छा खासा मुनाफा जरूर कमा लेंगे। अब वो लोग अपनी दुकान को तैयार करने लगते हैं और उस दुकान खाने पीने की सामग्री की पूर्ति करने लगते हैं। राजा राम वहां से मार्केट की तरफ जाता है ताकि वहां से खाने पीने की सामग्री ला सके और अपनी दुकान पे वो सामग्री बनाकर ग्राहकों को बेच सके। जब वो मार्केट के लिए निकलता है तो रास्ते में कुछ लोग इसको घेर लेते हैं जो कि साधु के भेष में होते हैं और इसे कहते हैं, बच्चा हम बहुत दूर से आए हैं और यहाँ इतनी जनसंख्या है, हम भी कुछ अपना फायदे के लिए आए हैं, तुम अगर दान पुण्य कर दो तो तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। इस बात को सुनते हुए राजा राम अपनी पॉकेट से 10 रुपए निकालता है और साधु महाराज को देने लगता है। लेकिन साधु महाराज ये क्या, तुरंत बोल पड़ते हैं, क्या बेटा 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए में आजकल क्या मिलता है? इस बात को सुनकर राजा राम थोड़े समय सोचने लगता है। उसके बाद अपने जेब से 50 रुपए निकालकर फिर साधु महाराज को देने लगता है। अभी साधु महाराज ने पैसे लिए भी नहीं थे, तब तक दो साधु उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। एक साधु उसका मुंह दबा लेता है और एक उसके पॉकेट को चेक करने लगता है। जितने भी पैसे मिलते हैं वो सभी पैसे लूटकर सभी साधु वहां से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में ये साधु नहीं होते हैं, ये एक लुटेरे होते हैं, क्योंकि साधु महात्मा तो बहुत अच्छे और सच्चे विचार के होते हैं, लेकिन ये साधुओं के भेष में लुटेरे थे जो अपने काम को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि ये जानते थे इतनी भीड़ ज्यादा है और इसमें हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। अब राजा राम के सारे पैसे लुट जाते हैं। अब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगता है, खून के आंसू रोता है, दहाड़े मार कर रोता है
अब सोचता है अब मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं अपनी दुकान लगाऊंगा, और अगर दुकान नहीं लगी तो मैं पैसे भी नहीं कमा पाऊंगा, और अगर मैं घर पे जाता हूं तो फिर मैं लोगों के कर्जे कैसे वापस करूंगा, क्योंकि पैसा अपनी क्षमता से ज्यादा लेकर आया हुआ था। रोते रोते वो अपनी पत्नी के पास वापस आता है, और पत्नी जब देखती है तो कहती है, अरे आप तो बाजार गए थे, क्या आपने कुछ नहीं लाया? इस बात को सुनकर राजा राम रोने लगता है और रोते रोते सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बता देता है। जब पत्नी ये बातें सुनती है, मेरे पति के सारे पैसे लूट लिए गए हैं, वो दहाड़े मार कर रोने लगती है। दोनों पति पत्नी रोते रोते कुछ देर के बाद फिर वो अपने आप को संभालते हैं और सोचते हैं, इस शहर में, इस अनजान जगह में हमारी मदद कौन करेगा, हम किसके पास जाएंगे, कौन हमारा अपना है। तब तक वो एक पुलिस वाले को देखते हैं और सोचते हैं कि चलो, कोई हो या ना हो, पुलिस वाले हमारे रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सोचकर पति पत्नी दोनों उस पुलिस वाले के पास यानी उस दरोगा के पास जाते हैं और कहते हैं, साहब मेरी कंप्लेन दर्ज कर लीजिए। दरोगा पूछता है किस चीज की? तो राजा राम सारी बात बताने लगता है, कुछ लुटेरों ने मेरे पैसे को लूट लिया है, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, किस तरीके से मैं अपनी दुकान को चलाऊंगा। इस बात को सुनकर दरोगा तुरंत भड़क जाता है और कहता है, तुमको इतने पैसे लाने की जरूरत ही क्या थी? तुम इतने पैसे क्यों लेकर आए? जब जानते हो कि इतनी ज्यादा भीड़ है तो तुमको अपने पैसे को संभालना चाहिए था ना। इस पर राजा राम कहता है, साहब मैं दुकान लेकर आया हूं और मैं दुकान के सामान लेने के लिए जा रहा था, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन दरोगा कहता है कि जब तुमने लापरवाही की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मुझे और काम नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे को ढूंढता फिरूं। ये कहकर उनको दूर हटा देता है और कहता है, चलो हटो यहां से, आगे से। अब दोनों पति पत्नी की आशाएं मर जाती हैं और सोचते हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से, किससे मदद की उम्मीद लगाई जाए, कौन हमारी मदद करेगा। इस बात को वो सोचते रहते हैं और एक किनारे कोने में बैठकर रोते रहते हैं। तभी देखते हैं कि वहां पे एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक मैडम निकलती हैं जिसका नाम तिलोत्तमा होता है। वो एक डीजी के पोस्ट पर तैनात होती हैं। जब पुलिस वाले उनको देखते हैं तो तुरंत सभी पुलिस वाले तनकर खड़े हो जाते हैं और उनको जोरदार सलामी देते हैं। उसके बाद तिलोत्तमा मैडम इन सभी पुलिस वालों को अपने पास में बुलाती हैं और कहती हैं कि देखो, तुम लोगों से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत काफी संख्या में श्रद्धालु लोग आए हैं, काफी संख्या में साधु महात्मा आए हैं, काफी लोग दुकान लेकर आए हुए हैं। किसी के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो असामाजिक तत्व उन्हें परेशान कर सके। तुम्हें हर किसी पर नजर रखनी है और बहुत ही सावधानी से कोई भी कदम उठाना है। देखना किसी के साथ कोई भी गलत न करने पाए। सभी पुलिस वाले जी मैम कहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि उन्हें जी हुजूरी तो करनी ही थी। उसके बाद तिलोत्तमा मैडम वहां से जाने ही वाली होती हैं। तब तक राजा राम और उसकी पत्नी उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके पैर पकड़कर रोने लगते हैं। इस बात को देखते हुए वो कहती हैं, अरे क्या हुआ, तुम लोग मेरा पैर पकड़ के क्यों रो रहे हो? तो राजा राम और उसकी पत्नी कहते हैं, मैडम अब आप ही सहारा हैं, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है, कुछ लुटेरों ने साधु का भेष बदलकर मुझसे पैसे लूट लिए हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद की उम्मीद लगाऊं? मैंने कुछ पुलिस वालों से कहा भी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आप ही हमारी अंतिम उम्मीद हैं, आप ही कुछ कर सकती हैं। इस बात को सुनते हुए तिलोत्तमा मैडम बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं, ठीक है, तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग मुझे अपनी दुकान दिखा दो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम मुझे 2 दिन का समय दो। राजा राम उनको अपनी दुकान दिखा देता है। दुकान देखने के बाद कहती हैं, तुम निश्चिंत रहो, 2 दिन का समय इंतजार करो। इसके बाद तिलोत्तमा मैडम वहां से चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें और भी स्थानों पर जाना था जहां पे यह देखना था कि सुरक्षा व्यवस्था सही है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी टाइट है, चारों तरफ जहां देखो वहां पे साधु सिपाही, जाबाज, कमांडो सभी लोग जगह जगह पर तैनाती हैं। कुछ लोगों को साधुओं के भेष में ही रखा गया है और कुछ साधुनी के भेष में रखा गया है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व वहां पे कुछ भी अनहोनी न करने पाए, किसी तरह की शांति भंग न होने पाए। इस बात को खास ध्यान में रखा गया है और ये सब योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जरा सा भी यहाँ पे कोई भी असामाजिक तत्व
की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तिलोत्तमा मैडम वहां से चली जाती हैं। जाने के बाद फिर वो सोचती हैं कि इन लुटेरों से निपटा कैसे जाए। उसके बाद एक योजना बनाती हैं, एक प्लान बनाती हैं और वो 10 जवानों को लेती हैं जो कि जांबाज होते हैं और साथ ही साथ एक आईपीएस अधिकारी को लेती हैं जिनका नाम रानी सेन होता है। इन सभी को लेकर वो प्लान बनाती हैं और कहती हैं कि रानी सेन को कि एक काम करो, तुम कुछ पैसे का बंडल लो और ये पैसे का बंडल लेने के बाद तुम एक बुर्का पहन लो। बुर्का पहनने के बाद एक हिडन कैमरा लगा लेना जिससे हम तुम पर नजर रखेंगे और अपने 10 जवानों को यह हुक्म देती है कि तुम इसको फॉलो करते रहना। ये जहां भी जाए तुम दूरी बनाकर इन्हें फॉलो करते रहना, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी ये नहीं पता न चलना चाहिए तुम लोग इनको फॉलो कर रहे हो। तुम लोग अपना भेष बदल लो, तुम लोग साधु का गेटअप तैयार कर लो। उसके बाद दोस्तों ऐसा ही होता है। रानी सेन मैम एक बुर्का पहन लेती हैं और वो अपने ड्रेस को चेंज नहीं करती, वो आईपीएस के रूप में ही होती हैं। अब वो मेले में पहुंच जाती हैं और वहां पे कुछ दुकानों पे जाकर सामान की खरीदारी करने लगती हैं। जहां पे वो सामान की खरीदारी करती हैं वहां पे पहले 10 जवान जाकर पहले बढ़िया से चेक कर लेते हैं। उसके बाद वो दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं और रानी सेन मैम पर नजर रखे रहते हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अगर दिखता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। रानी सेन मैम जिस भी दुकान पे जाते थे वहां पे सामान को लेते थे और सामान लेने के बाद जब उन्हें पैसे देने की बारी होती थी तो वो सभी पैसे को निकाल लिया करते थे, सभी के सामने शो किया करते थे जिससे कि असामाजिक तत्व जो भी लोग हैं उनकी नजर इस पे पड़े। इसी क्रम में 2-4-10 दुकानों पे पहुंचती हैं और वो जब सामान ले लेती हैं पूरे पैसे को इकट्ठे ही बाहर निकाल लिया करती हैं। कुछ देर के बाद आखिर जैसा इन्होंने सोचा था वैसा ही होता है। उन असामाजिक तत्वों की नजर इन पर पड़ जाती और वो साधु का गेटअप तैयार किए होते हैं और इनके पास आते हैं, कहते हैं बेटी कुछ दान दे दो, तुम्हारा भी भला होगा हमारा भी भला होगा। इस बात को सुनते हुए रानी सेन मैम अपने पर्स से 50 रुपए निकालती हैं और उन साधुओं को देने लगती हैं। तो वो साधु बोलते हैं क्या बेटी 50 रुपए में क्या होगा और इतने बड़े मेले में आई हो केवल 50 रुपए। इस बात को सुनकर रानी सेन मैम बोलती है महाराज मेरे पास पैसे तो हैं, काफी पैसे हैं, लेकिन उन पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे इस पैसे को बैंक में ले जाकर जमा करना है। इस बात को सुनकर वो सभी साधु रानी सेन मैम जो कि बुर्के में होती है उनको ध्यान से देखने लगते हैं। तभी 2 साधु निकलते हैं और रानी सेन मैम का हाथ पकड़ लेते हैं। एक साधु उनके मुंह को बंद करने की कोशिश करता है और दूसरा साधु पैसे को छीनने की कोशिश करता है। तब तक ये क्या, जो भी 10 जवान दूरी से नजर बनाए हुए थे वो सभी के सभी लोग पास में आकर इनको पकड़ लेते हैं। ये लोग भागना चाहते हैं मगर भाग नहीं पाते। उसके बाद बल भर इनकी कुटाई होती है। तब तक डीजी मैम जो कि तिलोत्तमा मैडम होती हैं वो वहां पे आती हैं और इनको लेकर कैंप में चली जाती हैं और वहां पे पुलिसिया डिग्री का इस्तेमाल होता है। तब उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि इस तरीके से 34 लोग ऐसे हैं जो इस मेले में घूम रहे हैं और 4-4 का ग्रुप बनाकर हम लोग इस काम को अंजाम देते हैं। उसके बाद तिलोत्तमा मैडम इस अभियान को और आगे चलाती हैं और भी कुछ लोग पकड़े जाते हैं। उसके बाद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद तिलोत्तमा मैडम के कहने पर रानी सेन मैम उस दरोगा के पास में जाती कहती हैं साहब मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। रानी सेन मैम बुर्के में होती हैं इसलिए वो दरोगा पहचान नहीं पाता, तो वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि वो राजा राम और उसकी पत्नी के साथ किया था। वो कहता है कि अरे इतने पैसे लेकर आने की क्या जरूरत थी, जब तुम्हें पता है कितनी भीड़ ज्यादा है तो मैं तुम्हारे पैसे रखाऊंगा या बाकी ड्यूटी करूंगा। रानी सेन मैम बोलती हैं मैं क्या करूं, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो दरोगा एक भी नहीं सुनता और उसने दूर हटा देता है, कहता चलो हटो, मुझे यही काम थोड़ी है। थोड़े समय के बाद फिर तिलोत्तमा मैडम वहां पे आती हैं और दरोगा से पूछती हैं कि ये बताओ तुम्हारे पास कोई कंप्लेन आई थी कि नहीं। इस पर दरोगा बोलता है नहीं मैम ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तब तिलोत्तमा मैडम रानी सेन मैडम को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये बताओ तुम इनके पास कंप्लेन की थी। तो रानी सेन बोलती है हाँ मैडम मैं इनसे कंप्लेन की थी लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। इस पर दरोगा कहता नहीं मैडम ये गलत बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद रानी सेन मैम अपना बुर्का हटा देती है। जब वो दरोगा देखता कि इसके अंदर आईपीएस अधिकारी, अब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो समझ लेता है कि अब तो मैं पकड़ा गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस बात को देखते हुए तिलोत्तमा मैडम तुरंत बोलती हैं
तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुम अब यहाँ से जाओ, और उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। तिलोत्तमा मैडम आगे भी और भी योजनाएं चलाकर और भी तरीके अपनाकर उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते ही रहेंगे, और वो हर एक काम करेंगे जिससे असामाजिक तत्व किसी को भी नुकसान न पहुंचा पाए, कोई भी शांति भंग न होने पाए। तो दोस्तों, आप लोग तिलोत्तमा मैडम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, रानी सन मैम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।